कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियों का अपने नाम लिखे थे। तो आज इस भाग में हम पहली अंतःस्रावी ग्रंथि यानी कि पीयूष ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। उसके क्या कार्य हैं, क्या स्थिति है, क्या काम आती है बॉडी के अंदर, तो उस ग्रंथि के बारे में अपने अध्ययन करेंगे। तो पहली अपनी अंतःस्रावी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि की स्थिति कल मैंने बताई भी थी, कल वाले पहले भाग में, कि पीयूष ग्रंथि मेनली मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है। मस्तिष्क के डायनसिफिलॉन भाग होता है, उसके अधर के नीचे एक छोटे से दाने के आकार की ग्रंथि होती है, जिसे मटर के दाने के आकार की ग्रंथि होती है मस्तिष्क में। तो इसके कई नाम है, वैसे तो मेनली पीयूष ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। पीयूषिका, पीयूषिका, पिट्यूटरी ग्रंथि, हाइपोफाइसिस, मास्टर ग्रंथि, ये कई इसके उपनाम हैं। पहले क्या था कि इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? मास्टर ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि यह जो अन्य ग्रंथियां हैं, अन्य जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, उनके ऊपर ये नियंत्रण रखती है। लेकिन बाद की खोजों में पता चला कि इस ग्रंथि को भी एक कंट्रोल करने वाला एक सिस्टम होता है, एक तंत्र होता है, जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं, जो मस्तिष्क के अंदर होता है, जो इस मास्टर ग्रंथि को नियंत्रित करता है। इस मास्टर ग्रंथि को नियंत्रित करने के कारण उस भाग को हेड मास्टर कह देते हैं, यानी कि सुपर कमांडर कहते हैं। यानी मेन तो कमांड ये ग्रंथि करती है अपने हार्मोन के द्वारा, अन्य ग्रंथियों पर अपनी सूचनाएं भेजती है रक्त के माध्यम से। लेकिन इस ग्रंथि को भी कंट्रोल करने वाला जो नियंत्रक होता है उसे हाइपोथैलेमस कहते हैं, जो मस्तिष्क का वही भाग होता है, जो भूख, प्यास, नींद आदि को नियंत्रित करता है। साथ में मास्टर ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि के हार्मोनों को भी क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। इसलिए इसे हेड मास्टर या सुपर कमांडर के नाम से जाना जाता है। यानी मस्तिष्क में जितनी भी क्रियाएं जो होंगी मास्टर ग्रंथि की, वो सब हाइपोथैलेमस नियंत्रित करेगा। लेकिन ये इसको मास्टर ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। इसको नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस, और यह करती है अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो इसकी स्थिति आपको बता दी। इसका जो भार है नर के अंदर 0.5 और से 0.6 ग्राम होता है, और मादा के अंदर ये 0.6 से 0.7 ग्राम की होती है। और इसका जो परिवर्धन होता है, जो अपने एम्ब्रियो जब बनता है, उस कंडीशन में 3 लेयर्स होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो उस स्थिति में इसका जो निर्माण होता है वो एक्टोडर्म से होता है। तो परिवर्धन इसका भ्रूण की एक्टोडर्म से होगा। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पीयूष ग्रंथि का परिवर्धन भ्रूण की कौन सी परत से होता है, कौन सी लेयर से होता है? तो एक्टोडर्म से होता है। तो पीयूष ग्रंथि के अंदर 2 पालियां होती हैं, एक अग्रपाली और एक पश्चपाली। अग्रपाली में सबसे ज्यादा हार्मोन्स रिलीज किए जाते हैं या स्त्रावित किए जाते हैं, और पश्चपाली में से 1 या 2 हार्मोन ही मेनली स्त्रावित किए जाते हैं। जो ये हार्मोन स्त्रावित नहीं करती, लेकिन हाइपोथैलेमस से सीधे स्त्रावित होने वाले हार्मोन्स इस न्यूरो हाइपोफाइसिस में आते हैं और यहाँ संग्रहित होते हैं। उसके बाद ये मेन टारगेट ऑर्गन पर या लक्ष्य अंग पर भेजे जाते हैं। तो आप अपने पढ़ेंगे सबसे पहले एडिनोहाइपोफाइसिस यानी कि अग्रपाली जो है पीयूष ग्रंथि की, उसके बारे में, इससे कौन कौन से हार्मोन स्त्रावित होते हैं, उनके क्या क्या कार्य हैं, और कौन कौन से लक्ष्य अंग तक जाकर वो अपना कार्य निभाते हैं या करते हैं। तो एडिनोहाइपोफाइसिस से जो जितने भी हार्मोन स्त्रावित होते हैं वो मोचक प्रवृत्ति के होते हैं। मोचक मतलब कि उत्तेजित करने वाले हार्मोन। ये हार्मोन जाएंगे आगे वाले जिस ग्रंथि पर जाएंगे, उस ग्रंथि को ये उस ग्रंथि का हार्मोन रिलीज करने के लिए उसको निर्देश देंगे कि आपको ये हार्मोन अब स्त्रावित करना है। जैसे कि पहला हार्मोन है जो इस ग्रंथि से स्त्रावित होता है, जो इसी का काम है मेन, वो है जीएच हार्मोन यानी कि वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, जिसका दूसरा नाम वृद्धि हार्मोन, हिंदी में सोमैटोट्रोपिन हार्मोन बोलते हैं। ये हार्मोन क्या करता है, शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करता है, शरीर की लंबाई में जो है उसको बढ़ाता है या उसको नियंत्रित करता है। यानी कि इस हार्मोन की कमी से और अधिकता से शरीर की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। अगर मान लो ये हार्मोन जो वृद्धि हार्मोन है पीयूष ग्रंथि या इस हार्मोन को कम स्त्रावित करे, तो शरीर में बोनापन, यानी कि छोटे कद वाले जो व्यक्ति आपने देखे होंगे उस तरह के व्यक्ति बन जाते हैं, या वृद्धि कम हो जाती है उन लोगों की। और अगर ये हार्मोन
अधिक स्त्रावित कर दे, अधिक मात्रा में स्त्रावित कर दे ये ग्रंथि, तो अतिकायता या महादानव कह सकते हैं आप, कि अधिक लंबाई के जो व्यक्ति होते हैं वो इस हार्मोन की ज्यादा सक्रियता के कारण उनकी लंबाई बढ़ जाती है। मेनली इस हार्मोन का स्त्राव मांसपेशियों, अस्थियों, उपास्थियों और मांसपेशियों के ऊपर होता है, जिसकी लंबाई बढ़ती है। अगर ये ग्रंथि रेशक अवस्था में अपना स्त्राव अधिक कर ले तो उसे अग्र अतिकायता यानी कि उसमें कुबड़पन, अजीब यानी कि बॉडी की शेप होती है वो बिगड़ जाती है। तो इस ग्रंथि की अनियमितता के कारण कई प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये वृद्धि हार्मोन स्त्रावित करने वाली मेन ग्रंथि कौन सी आपकी पीयूष ग्रंथि है। दूसरा हार्मोन जो स्त्रावित होता है इस ग्रंथि से वो है TSH हार्मोन, थायराइड उत्तेजक हार्मोन। ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित होकर थायराइड ग्रंथि पर जाएगा और वहां पर ये थायरोक्सिन हार्मोन उत्तेजित स्त्रावित करने के लिए इसको सूचना देगा। तो इससे पता चल रहा है ना आपको भी पीयूष ग्रंथि क्या है, दूसरी ग्रंथियों को नियंत्रित कर लिए इन हार्मोनों के द्वारा। तो ये एक मास्टर ग्रंथि की तरह काम करती है। तो तीसरा है ACTH हार्मोन, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये हार्मोन जाएगा स्त्रावित होकर ब्लड के माध्यम से एड्रिनल ग्रंथि पर, और एड्रिनल ग्रंथि पर जाकर ये एड्रिनलिन हार्मोन स्त्रावित करने के लिए उसको उत्तेजित करेगा। तो उसको आगे उसमें जो कार्य करवाने हैं वो इसके द्वारा नियंत्रित किए जाएंगे। फिर है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या पुट्टक उत्तेजक हार्मोन। ये हार्मोन वृषण और अंडाशय के अंदर जो लैंगिक क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं को उत्तेजित करने के लिए इस हार्मोन का स्रावण मास्टर ग्रंथि द्वारा किया जाता है, जो अंडाशय और वृषण के आगे लैंगिक क्रियाओं को उत्तेजित करने के लिए अपनी एंड्रोजन और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करेंगे और आगे की क्रियाओं को संपादित करेंगे। उसके बाद है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो LH हार्मोन बोलते हैं इसको, ये भी वही हार्मोन लैंगिक हार्मोन की तरह काम करता है, अपने लैंगिक अंगों पर प्रभाव डालता है। अंतराली कोशिकाओं पर, ये वृषण की अंतराली कोशिकाओं में जाएगा, वहां पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को स्त्राव को प्रेरित करेगा, जिससे नर के अंदर जो चेक लैंगिक लक्षण होता है उनको प्रेरित करेगा। एंड्रोजन हार्मोन को यानी टेस्टोस्टेरोन को स्त्राव को प्रेरित करेगा। दूसरा है ये मादा के अंदर अंडाशय में जाके क्या करेगा, कार्पस ल्यूटियम में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को स्त्राव को प्रेरित करेगा, जिससे क्या है कि वो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। तो इस तरीके से ये हार्मोन क्या है, मास्टर ग्रंथि से स्त्रावित होकर दूसरे अंगों तक जाकर उनको क्रियाओं को संपादित करने के लिए निर्देशित करते हैं, इसलिए इनको मोचक हार्मोन कहते हैं। यानी आगे वाले ग्रंथि या आगे वाले जो टारगेट अंग है उसको उत्तेजित करना। फिर है PRL हार्मोन यानी कि प्रोलैक्टिन हार्मोन। इस हार्मोन का काम क्या है, ये दुग्ध ग्रंथियों पर दुग्ध स्त्राव को प्रेरित करता है। मातृरक्षण यानी कि जो जीव अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उनके अंदर मातृरक्षण की प्रवृत्ति पैदा करता है, जिससे क्या है कि वो अपनी माँ जो माता है वो अपने बच्चे के अंदर केयर करने की प्रवृत्ति जो आती है वो इसी हार्मोन के प्रभाव से आती है। फिर है इसका नेक्स्ट है MSH हार्मोन, मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये त्वचा के अंदर रंग, त्वचा के अंदर जो रंग बनता है, त्वचा का जो कलर बनता है उसको ये प्रेरित करने वाला हार्मोन है, जिससे कि मेलेटोनिन हार्मोन है तो त्वचा के रंग को गहरा या हल्का करने में ये इसको काम आता है। तो ये मेनली अग्रपाली से स्त्रावित होने वाले हार्मोन है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अग्रपाली से स्त्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है और पश्चपाली से स्त्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है, कौन कौन सी हार्मोन है जो पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित होते हैं और कौन सी हार्मोन है जो अन्य ग्रंथियों से स्त्रावित होती है। इस तरीके से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो ये हो गए अग्रपाली से स्त्रावित हार्मोन। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस यानी कि पश्चपाली से स्त्रावित होने वाले हार्मोन। नाम से स्पष्ट है कि न्यूरोहाइपोफाइसिस यानी कि ये खुद ये जो भाग है ये हार्मोन का स्त्रावण नहीं करता, केवल हाइपोथैलेमस जो आने वाले हार्मोन्स होते हैं उन हार्मोनों का संग्रहण करता है कुछ देर के लिए, बाकी आगे अपने टारगेट अंग पर ये भेज देता है ब्लड के माध्यम से। तो इसमें दो मेनली हार्मोन्स हैं जो स्त्रावित होते हैं। पहला है वेसोप्रेसिन, इसका नाम है ADH यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो क्या करता है किडनी के अंदर पानी के पुनर्अवशोषण को प्रेरित करता है, यानी कि मूत्र के साथ अधिक पानी की हानि ना हो उसको बचाने के लिए हार्मोन ये क्या है, जब अधिक मात्रा में स्थित होगा तो पानी का पुनर्अवशोषण होगा। इस हार्मोन की अगर कमी हो जाए तो पानी का अवशोषण क्या है कम हो जाता है, जिससे बार बार मूत्र की प्रॉब्लम आती है। तो उस इस हार्मोन की कमी से एक जो तो दिक्कत आती है वो होती है डायबिटीज मेलिटस, सॉरी डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज मेलिटस और डायबिटीज इंसिपिडस में अंतर आपको रखना, याद रखना होगा कि डायबिटीज मेलिटस होता है वो तो शर्करा से संबंधित है, जो अग्नाशय में इंसुलिन जो हार्मोन है उसकी कमी से होने वाला रोग है।
और डायबिटीज इंसिपिडिस जो रोग है वो है बार बार मूत्र का जाना, यानी बार बार मूत्र की प्रवृत्ति लगना, या उस कंडीशन में प्यास भी ज्यादा लगेगी। तो ये एडीएच हार्मोन की कमी के कारण होने वाला रोग है। तो आपको इसमें थोड़ा अंतर याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है स्वेद ग्रंथियों में जल अवशोषण, यानी कि ये हार्मोन जब अधिक मात्रा में स्तर होगा तो पसीना भी कम आएगा, पानी की हानि भी पसीने के थ्रू क्या होगी, कम होगी। उस कंडीशन में ये हार्मोन काम करता है। नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है, गर्भाशय की भित्ति पर दबाव डालता है, जिससे प्रसव के समय हार्मोन काम आने वाला हार्मोन है। जो प्रसव होता है उस हार्मोन, उस कंडीशन में ये हार्मोन क्या है, स्रावित किया जाता है, जिससे गर्भाशय की भित्ति पर दबाव डालेगा, जिससे क्या है प्रसव की जो प्रक्रिया वो आसान की जा सके। तो ये है मेनली पीयूष ग्रंथि, जो पीयूष ग्रंथि के अंदर बनने वाले क्वेश्चंस हैं कुछ, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखना है। धन्यवाद।